Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu 1st of October 2023. आज के हमारा जो डिस्कशन है उसमें हम स्पीकर के बारे में ही पढ़ेंगे। कल के डिस्कशन में हमने क्या बात करी थी कि जो स्पीकर के कुछ पावर्स होते हैं, जो रेगुलेटरी जो बिजनेस रेगुलेशन के पावर्स होते हैं हाउस को लेके वो होते हैं, प्लस दो स्पेशल पावर्स और होते हैं स्पीकर के। पहला, रिगार्डिंग द मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है या अल्टीमेटली स्पीकर डिसाइड कर, ठीक है। और उसके बाद में आता है विद रिगार्ड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन, कल के डिस्कशन में हमने ये बात करी थी कि जो स्पीकर है उनको एक अनबायस्ड वे में काम करना चाहिए, बट स्टिल ऐसा देखा जाता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को स्पीकर बिलोंग करता है वो उनको फेवर में करते हैं, उनके फेवर में खड़े होते हैं। वहां के जो मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो वो अच्छे से नहीं करते इन द सेंस कि वो पार्शियलिटी करते हैं, जबकि अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वहां पे वो ऐसा नहीं करते। तो आज उसी से रिलेटेड विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या है, एवरीथिंग रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। देन सेकंड वुड बी अबाउट द स्टॉक टेकिंग, क्लाइमेट फाइनेंस, अ केस ऑफ सर्कल्स इन द रेड इंक। यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंसिंग कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में होने वाला है, वहां पे ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज आपस में डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो दीज आर द टू टॉपिक्स जो कि आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हमारे डिस्कशन के लिए ये हमारा चैनल है आई एस कैफे। If you're really liking our videos, please do subscribe our channel IS Cafe. Now, coming to the main discussion, that matters of defection should be taken out of the purview of the speaker. यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि जो स्पीकर है उसके परव्यू से ही आप डिफेक्शन के केस को अलग कर दीजिए, क्योंकि स्पीकर जो है जस्टिस नहीं कर पा रहा, स्पीकर जो है इम्पार्शियल होकर इस पर काम नहीं कर पा। इट इज अ वेलकम साइन ऑफ judicial assertion that the Supreme Court of India has fixed a deadline for the Maharashtra Assembly Speaker to adjudicate on petitions seeking the disqualification of members who had broken away from the leadership of the Shiv Sena and Nationalist Congress Party. हमारा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जो कि हमें ये बताता है दैट स्पीकर्स टेंड टू ट्रीट डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज विद ग्रेट एलक्रिटी और supine indifference depending on their political affiliation. ये काफी लंबे एक्सपीरियंस से राइटर क्या कहता है कि हमें समझ आता है कि जो स्पीकर है डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस के साथ जस्टिस नहीं कर पाते, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वहां के जो मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन वो नजरअंदाज कर देता है। जो अपोजिशन पार्टी है वहां पे वो डिस्क्वालिफिकेशन बहुत सीरियसली लेता है। So despite being reminded from time to time of their duty to remain neutral and demonstrate a sense of urgency in the dealing with questions arising out of the 10th schedule of the Constitution, anti-defection law presiding officers appears to place political loyalties above their constitutional duty. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि कितनी बार टाइम टू टाइम स्पीकर को ये याद दिलाया गया है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको इम्पार्शियल होके काम करना है, आपको किसी के फेवर में काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से भी ज्यादा ऊपर पॉलिटिकल ड्यूटीज को रखते हैं। यानी उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो ड्यूटी है, उसको वो नीचे रखते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की जो ड्यूटी है उसको वो ऊपर रखते हैं। तो यहाँ से अब बात जब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हो रही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दैट इज व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई इंसान बिलोंग करता है, कोई एमपी बिलोंग करता है लोकसभा के अंदर, तो देखो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल एमपी, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, उसको बोलते हैं डिफेक्शन करना, दल बदली करना, है ना। अगर आप क्या करते हो, मान लो कि आप बीजेपी को बिलोंग कर रहे हो और आप जब सिलेक्शन होते हैं या उसके एक दिन पहले, थोड़े से दिन बाद में आप बोलते हो नहीं मुझे तो कांग्रेस में जाना,
तो दिस इज डिफेक्शन, दिस इज दल बदली। तो इसके लिए जो पनिशेबल ऑफेंस है, जो पनिशमेंट होती है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर होती है, यानी डिफेक्शन के खिलाफ ये लॉ है। Parliament added it to the Constitution in 1985 as part of 10th Schedule in order to bring the stability to the government by discouraging the legislators from changing the party. तो 1985 के अंदर 10th शेड्यूल में सरकार जो है इसको लेके आई थी। उद्देश्य क्या था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज में एमपीज एमएलए थे उनको डिस्करेज किया जाए डिफेक्शन करने से। द 10th शेड्यूल, जिसको पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन एक्ट भी कहा जाता है, यह हमारी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जो कि 1985 में। तो यहाँ से आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए that 52nd constitutional amendment is related to what? Anti-defection. 10th schedule of the constitution is related to what? Anti-defection. Anti-defection law क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल मेंबर और पार्लियामेंट यानी कि एमपी या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्ट करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं उसको डिफेक्शन। So it sets the provisions for the disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party. It was a response to the toppling of multiple state governments by party hopping MLAs after the general elections of 1967. So it does not penalize the group MP और MLA. देखो इसमें क्या होता है कि आपने अगर दल बदली करी तो ठीक है, बट एक कंडीशन क्या है, अगर कोई MP या एमएलए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, अनदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, कोई भी डिफेक्शन नहीं होगा। आई रिपीट, एनी एमपी और एमएलए जॉइंस अनदर पॉलिटिकल पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, तो वहां पे कोई भी डिफेक्शन के लिए पेनल्टी पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप पूछो कि फिर ये मर्जर क्या चीज है। मर्जर का मतलब होता है, as per 1985 Act, a defection by 1/3 of the elected member of political party was considered a merger. यानी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के पूरे 1/3 लोग, 1/3 मेंबर्स एक साथ किसी दूसरे पॉलिटिकल के साथ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मर्ज हो रहे, तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। उन्होंने कहा ये 1/3 को चेंज करके आप इसको 2/3 कर दीजिए, यानी आप अगर मर्जर कब माना जाएगा कि 2/3 मेंबर्स एमपी या एमएलए अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते हैं तो आप उसको डिफेक्शन नहीं मानोगे। दैट मीन्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्टी मस्ट बी in favor of a merger for it to have a validity in the eyes of the law. So the members of disqualified under the law can stand for elections for any political party for a seat in the same house. The decision on the questions as to the disqualification, अब यहाँ पे आता है कि ये डिफेक्शन किया है या नहीं किया है, इसका फाइनल जो डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है, वो किसके हाथ में होगा, स्पीकर के हाथ में होगा। रिफर टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस विच इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम क्या बोल रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसका फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, स्पीकर ले रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ले रहा है हाउस का। मान लो स्पीकर ने कह दिया कि ये मेंबर डिस्क्वालीफाइड है या फिर ये मेंबर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो क्या ये जुडिशियल रिव्यू होगा इसके बाद? जी बिल्कुल होगा। इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट आई रिपीट, जुडिशरी पहले इंटरफेयर नहीं कर सकती है, पहले यहाँ पे स्पीकर को डिसीजन सुनाना पड़ेगा, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी पहले इंटरफेयर नहीं कर सकती है, पहले स्पीकर अपना जजमेंट देगा कि ये मेंबर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, उसके बाद जुडिशरी उसमें रिव्यू कर सकती है, तो पहले इंटरफेयर नहीं कर सकती। So, however, the law does not provide a time frame within which the presiding officer has to define a decided defection case. तो यही तो पूरा लोचा है कि कोई भी डिफेक्शन का अगर केस है, कितने समय में उनको अपना डिसीजन जो है वो सुनाना पड़ेगा, ये लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा। नाउ ग्राउंड्स फॉर द डिफेक्शन, जो डिफेक्शन है
उसके ग्राउंड्स क्या, मतलब किस किस कंडीशन आप बोलोगे कि डिफेक्शन हुआ है। सबसे पहले वॉलंटरी गिव अप। अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली बोलता, अपनी इच्छा से बोलता है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहा हूँ और वहां ज्वाइन कर रहा हूँ, या फिर मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को ड्रॉप करती हूँ और आई एम ज्वाइनिंग न्यू पॉलिटिकल पार्टी, इच्छा से, वॉलंटरी, तो वो डिफेक्शन माना जाएगा। दूसरा, वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो क्या होता है, जब कोई वोटिंग होती है, अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी में आपको विप मिलता है, डायरेक्शन मिलता है कि आपको फलाने को वोट करना, ये करना, और आप उसको मान नहीं रहे हो, ठीक है, इफ द MP or MLA votes or abstains from voting in such a house contrary to any direction, जो डायरेक्शन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, अगर आप उसके अपोजिट कोई काम करते हो, इंस्ट्रक्शन का वायलेशन करते हो, तो यहाँ पे डिफेक्शन का केस माना जाए। Third, about the elected member. If any independently elected member joins any political party, अगर कोई भी independent elected member है, अगर वो किसी भी political party को ज्वाइन करता है, तो वो क्या होगा, डिफेक्शन। क्योंकि आपने पहले तो बोला कि मैं किसी भी दल का नहीं हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहती, फिर सडनली आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्शन होगा। नॉमिनेटेड मेंबर के पास 6 महीने का केस होता है। जब से आप नॉमिनेटेड मेंबर कहलाओगे, उसके 6 महीने के अंदर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद किया तो डिफेक्शन का केस होगा। तो ये जो डिफेक्शन है, क्यों लेके आ रहे हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ? डिफेक्शन से पॉलिटिकल पार्टी के जो सिस्टम है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? सबवर्शन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट। डिफेक्शन इज द सबवर्शन ऑफ द इलेक्टोरल मैंडेट। देखो एक टाइम था, हरियाणा के केस में अगर मैं बात करूं, एक स्लोगन चलता था, आया राम गया राम सरकार। जैसे सरकार बनती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनको पैसे देके खरीद लेती थी। तो अब सरकार किसकी बनती, मान लो कांग्रेस की बनती, बीजेपी ने बोला हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ, फिर वो इधर चले गए, दल बदली होगी। तो पूरी तरह से पैसे दे देके पॉलिटिकल पार्टी स्विच पार्टी से डिफेक्ट करते थे, MP और MLA का, तो इससे बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी आती थी। हरियाणा का ये स्लोगन है, आया राम गया राम सरकार, जिससे फिर हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो प्रमोशन हो। तो अब जब ठीक है आप एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, तो चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं? इस लॉ का पैराग्राफ 4 अगर हम पढ़ते हैं, पैराग्राफ 4 ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ सेज दैट इफ अ पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज करती है, देन इट्स मेंबर्स विल नॉट लूज देयर सीट, यानी मर्जर के केस। लेकिन ये जो मर्जर है, उनको 2/3 सपोर्ट होना चाहिए। The law does not say that merger is based on national या फिर regional level of the party. Clarity नहीं है इसके अंदर। Second, it undermines the representative and the parliamentary democracy. स्पीकर का रोल तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसी की वजह से आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे स्प्लिट का कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। देखो 91st का जो अमेंडमेंट आया था, उसमें क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्रिएटेड एन एक्सेप्शन फॉर द एंटी डिफेक्शन रूलिंग that does not recognize a split in the legislative party and instead recognizes a merger. जो split वाला कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं होगा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस। आप सभी को पता होगा, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो प्लेस है, वहां पे 1992 में अर्थ समिट हुई थी। 1992 में अर्थ समिट हुई थी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था। UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change, then UNCCD, United Nations Convention to Combat the Desertification, और फिर आया था आपके पास CBD, that is Convention on the Biological Diversity। ठीक है, यहाँ पे शायद जगह अच्छी है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, 1992 के अंदर, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द 1992, तो यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास अर्थ समिट हुआ था 1992, ठीक है, इट लेड टू अर्थ समिट। कहाँ हुआ ये, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। इस समिट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या फिर कन्वेंशन निकल के आए। नंबर 1 वाज UNFCCC। UNFCCC, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड यहाँ पे है यूएनसीसीडी। सेकेंड है यूएनसीसीडी, स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीबीडी, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये किसके बारे में बात करता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन्हीं तीनों में से आपके पास जो नंबर 1 है, जो कि यूएनएफसीसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस का एक मैटर आता है कि डेवलप्ड कंट्रीज, उस टाइम पे ये माना गया था डेवलप्ड कंट्रीज पॉल्यूशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कम कंट्रीब्यूट कर रही। तो यहीं से एक टर्म यहाँ पे आया था, दैट इज इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही कोशिश करेंगे कि अपनी कंट्री में आप ये जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम करो, जो आप ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है उसको आप कम करो। लेकिन डेवलप कंट्रीज के ऊपर मैंडेटरी है कि ये फलाना टारगेट आपको पूरा करना है, डेवलपिंग कंट्री को बोला गया कि आप कोशिश करो। और इसी से रिलेटेड जो डेवलप कंट्रीज है वो फाइनेंस फंड देगी डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जिससे जो क्लाइमेट के लिए जो आप सुविधाजनक चीजें हैं वो कर पाओगे, है ना। तो अब क्या हो रहा है भाई, इनकी मीटिंग्स होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू डी 8। ये 28वीं मीटिंग अभी दुबई में होने वाली है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कशन होगा अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि जितने की बात हुई थी वो $100 बिलियन, वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को मिले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कशन जो है वो होने वाला है। क्लाइमेट फाइनेंस हैज अ क्रूशियल रोल in retaining the trust of developing countries in future climate change negotiations. The issues relating to the climate finance are likely to be prominent in the Conference of Parties 28, जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर दुबई में होने वाली है, in the context of climate change 2023. नाम क्या है? Synthesis Report Providing the Mean Scientific Input to the Global Stocktake at COP. So the report which says that अभी का जो वर्तमान तापमान है, the current temperature increase is at 1.1 degree Celsius, is responsible for the frequent hazardous weather will feed into the global stocktake. Thus, the developing countries and the climate vulnerable countries are likely to demand a ramping up of mitigation action by the developing countries, which is likely to be countered with the demand that the developed countries have not been able to meet the mark of mobilization of 100 billion climate funds. Climate finance refers to the local climate finance। अगर भी बात करें हम क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में तो ये होता क्या है ना, तो क्लाइमेट फाइनेंस refers to the local, नेशन वाइड या फिर इंटरनेशनल फंडिंग फाइनेंसिंग, जो कि हमको कहाँ से मिल रही है भाई? पब्लिक, प्राइवेट, ऑल्टरनेटिव या किसी भी सोर्स से टू सपोर्ट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। तो यूएनएफसीसीसी में जो क्योटो, अब देखो किसी को अगर ये टर्म समझ नहीं आ रहे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, हॉट समिट क्या है, तो आपको उसके लिए हमारी एनवायरमेंट की सीरीज का वेट करना पड़ेगा, जो कि ज्योग्राफी की तुरंत बाद आने वाली। यहाँ पे हम सिर्फ करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यूएनएफसीसीसी के अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल था और जो पेरिस एग्रीमेंट था, इसी के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हुई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देगी। अब इसके मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, यानी ये एक यूएन रन कार्बन ऑफसेट स्कीम है that allows government to fund the project that reduce the greenhouse gas emissions in the other countries while claiming the avoidance emission as a part of their own effort to fulfill international emissions objectives. ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड आता है आपके पास ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जैसे कि हमने बात करी 1992 रियो और समिट के अंदर डिसाइड हुआ था। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये अब तक का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फंड है, डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करने के लिए आया गया है। फिर है यहाँ पे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड,
द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फंड। अब आगे जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि एडेप्टेशन फंड है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस है। तो दिस वाज अबाउट द फंडिंग मैकेनिज्म। तो दिस इज इट फॉर टुडेज। इसका डिटेल वीडियो हम एनवायरमेंट की सीरीज में जो है कवर करेंगे, बिकॉज जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस क्लाइमेट क्या है, आपको कोई समझ नहीं आती। So this is it for today. Thank you so much.